अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम उर्दू 101 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका टॉपिक है मीर तकी मीर। इस लेक्चर में हम मीर के हालात जिंदगी, उनके दौर के सियासी और समाजी हालात और उनके कलाम की खुसूसियात, उनके अहम अशार और उनके मकाम को तफसील से समझेंगे। मीर को समझने के लिए सिर्फ उनकी शायरी पढ़ना काफी नहीं होता है, बल्कि उनकी जिंदगी के गम, उनके दौर की बर्बादी, दिल्ली के जवाल, लखनऊ का माहौल और उनके अंदर का दर्द भी समझना जरूरी है, क्योंकि मीर की शायरी उनकी जिंदगी से अलग नहीं बल्कि उनकी जिंदगी का आईना है। सबसे पहले ये बात समझनी चाहिए कि मीर की शायरी में जो दर्द, गम, तन्हाई, उदासी और दिल की टूट फूट नजर आती है, वो सिर्फ ख्याली बात नहीं है। मीर ने अपनी जिंदगी में बहुत से सख्त वाकयात देखे। उन्होंने अपनों की जुदाई देखी, घर की तंगी देखी, दिल्ली की बर्बादी देखी, जंगों का असर देखा और इंसानी जिंदगी का जवाल अपनी आंखों से देखा। इसीलिए जब मीर इश्क, दर्द, गम या बर्बादी की बात करते हैं, तो उनके अल्फाज में असलियत महसूस होती है। ये दर्द बनावटी नहीं लगता, बल्कि दिल से निकला हुआ लगता है। मीर तकी मीर का असल नाम जो है वो था मीर मोहम्मद तकी। आप 1723 में आगरा में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम मीर अब्दुल्ला था। मीर के वालिद सूफी मिजाज रखते थे। उनकी तबीयत में रूहानियत, कनात और फक्र था। मीर ने अपनी इब्तिदाई तरबियत अपने वालिद से ही हासिल की थी, लेकिन मीर अभी छोटी उम्र में ही थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद के इंतकाल ने मीर की जिंदगी को बहुत मुतासिर किया। इसी वाक़ये के बाद मीर की जिंदगी में बेसहारी, तंगी और उदासी का दौर शुरू हुआ। वालिद के इंतकाल के बाद मीर को जिंदगी की सख्तियां देखनी पड़ी। घर के हालात बेहतर ना थे। मीर को रोजी, इज्जत और अपनी जगह बनाने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिर मीर दिल्ली चले गए। दिल्ली उस वक्त इल्म, अदब और शायरी का बड़ा मरकज था, लेकिन दिल्ली के सियासी जो हालात थे, जो दिल्ली का सियासी माहौल था, वो बहुत खराब था। मुगल हुकूमत जो है वो कमजोर हो चुकी थी, हमले हो रहे थे, शहर बर्बाद हो रहा था और लोगों की जिंदगी मुश्किल होती जा रही थी। मीर ने दिल्ली की इस तबाही को अपनी आंखों से देखा। इसीलिए मीर के यहाँ दिल्ली का जिक्र सिर्फ शहर के तौर पर नहीं, बल्कि एक टूटे हुए तहजीबी मरकज के तौर पर आता है। मीर के मशहूर अशार में दिल्ली की बर्बादी का दर्द जो है बहुत वाज़े नजर आता है। मिसाल के तौर पे मीर कहते हैं कि दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखिब ही जहां रोजगार के। इस शेर में मीर दिल्ली के गुजरे हुए उरूज का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि दिल्ली ऐसा शहर था जो दुनिया भर में चुना हुआ शहर था। यहाँ अजीम लोग रहते थे, इल्मो अदब था, तहजीब थी, रोशनी थी, लेकिन अब वो दिल्ली पहले जैसा दिल्ली नहीं रहा। यानी मीर के शेर में दिल्ली के जवाल का गम छुपा हुआ है। मीर के जमाने में दिल्ली पर हमलों और सियासी बेचैनी का बहुत असर रहा था। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने दिल्ली को हिला के रख दिया था। लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई, घर उजड़े, शहर की रूह टूट गई। मीर ने इन हालात को महसूस किया और उनका असर उनकी शायरी में आया। इसीलिए मीर के कलाम में अक्सर बर्बादी, वीरानी, गम और बेबसी का रंग मिलता है। मीर ने अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में दिल्ली छोड़कर लखनऊ की तरफ रुख किया। लखनऊ उस वक्त एक नया अदबी मरकज बन रहा था। वहां नवाबों का दौर था। अदब और शायरी की कदर की जाती थी। मीर को लखनऊ में इज्जत भी मिली, मगर उनका दिल जो है वो दिल्ली के गम से आजाद ना हो सका। लखनऊ की नर्म नाजुक तहजीब और वहां के माहौल मीर के मिजाज से पूरी तरह मेल नहीं खा रहे थे। ठीक है, मीर अपनी तबीयत में संजीदा, गमगीन और खुद डर थे। इसलिए लखनऊ रहकर भी उनके कलाम में वही पुराना दर्द और उदासी बाकी रही। अब हम मीर के कलाम की खुसूसियात पर बात करते हैं। मीर के कलाम की सबसे पहली खुसूसियत जो है वो सादगी है। मीर मुश्किल अल्फाज का बोझ नहीं डालते, वो सादा अल्फाज में बहुत गहरी बात कर देते हैं।
ان کا انداز سیدھا ہے لیکن اثر بہت گہرا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ میر کا شعر پڑھتے ہی دل پر اثر ہوتا ہے. ان کی شاعری میں تکلف کم ہے اور سچائی زیادہ ہے. میر کی دوسری خصوصیت درد اور غم ہے. میر کے یہاں غم صرف رونا دھونا نہیں بلکہ زندگی کے گہرے تجربات ہیں. ان کا درد کبھی عشق کا درد ہے, کبھی زندگی کی ناکامی کا درد ہے, کبھی دلی کی بربادی کا درد ہے اور کبھی انسان کی بے بسی کا درد ہے. میر کے کلام میں درد اتنی فطری صورت میں آتا ہے کہ پڑھنے والا اسے محسوس کرتا ہے. میر کی تیسری خصوصیت جو ہے وہ عشق کا تصور ہے. میر کے یہاں عشق جو ہے وہ صرف محبوب سے محبت کا نام نہیں, میر کے یہاں عشق ایک گہرا تجربہ ہے جو انسان کو توڑتا بھی ہے اور اسے اندر سے نیا بھی بناتا ہے. میر کے نزدیک عشق آسان چیز نہیں. عشق میں درد بھی ہے, انتظار بھی ہے, رسوائی بھی ہے, بے قراری بھی ہے اور اپنی ذات سے گزر جانے کا احساس بھی ہے. میر کا مشہور شعر ہے, ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اس شعر میں میر کہتے ہیں کہ عشق کی ابتدا ہی میں اگر رو رہے ہو تو آگے اور بھی مشکل مراحل آئیں گے. یعنی عشق کا سفر آسان نہیں بلکہ درد, صبر اور آزمائش کا سفر ہے. میر کی ایک اور اہم خصوصیت جو ہے وہ زبان کی صفائی اور روانی ہے. میر نے اردو کو بہت فطری انداز میں استعمال کیا. ان کے الفاظ عام زندگی سے لیے ہوئے لگتے ہیں لیکن ان میں گہرے معنی ہوتے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے الفاظ سے بڑا اثر پیدا کر دیتے ہیں. اسی لیے میر کی غزل میں آسانی بھی ہے اور گہرائی بھی. میر کے کلام میں خود کلامی کا رنگ بھی ملتا ہے. کئی دفعہ لگتا ہے کہ شاعر کسی اور سے بات نہیں کر رہا بلکہ اپنے آپ سے ہی بات کر رہا ہے. وہ اپنے دل کی حالت بیان کرتا ہے, اپنی تنہائی کا ذکر کرتا ہے, اپنی بے بسی کو الفاظ دیتا ہے. اس سے ان کی شاعری اور زیادہ قریب محسوس ہوتی ہے. میر کی شاعری میں انسانی جذبات کی سچائی بھی بہت اہم ہے. انہوں نے محبت, غم, تنہائی, رسوائی, جدائی, بے بسی, ناکامی اور زندگی کے دکھ کو آسان الفاظ میں بیان کیا. ان کی شاعری میں جذبات کو سجایا نہیں گیا بلکہ اصلی صورت میں پیش کیا گیا ہے. اسی لیے میر کی شاعری پڑھنے والے کو اپنی زندگی کا عکس جو ہے وہ اس شاعری میں محسوس ہوتا ہے. میر کے کلام میں حالات زمانہ کا اثر بھی بہت واضح ہے. ان کے دور میں سیاسی بے چینی تھی, حکومت کمزور تھی, شہر تباہ ہو رہے تھے, لوگ بے سہارا ہو رہے تھے. میر نے ان تمام حالات کو محسوس کیا. یہ سب ان کے کلام میں کہیں سیدھے اور کہیں اشارے کے طور پر نظر آتا ہے. میر کی شاعری صرف عشق تک محدود نہیں رہی بلکہ اپنے دور کی روح بھی اپنے اندر رکھتی ہے. میر کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ انہیں خدائے سخن کہا جاتا ہے. اس لقب کا مطلب ہے سخن کا بادشاہ یا شاعری کا عظیم استاد. میر کو یہ مقام اس لیے ملا کہ انہوں نے اردو غزل کو گہرائی, درد, سادگی اور اصلی جذبہ دیا. ان سے پہلے بھی شاعری ہوتی تھی لیکن میر نے غزل کو ایک نئی روح دی. ان کی شاعری نے اردو ادب میں ایک بلند مقام حاصل کیا. میر کے آثار میں سب سے اہم ان کے دیوان ہیں. میر کے کئی دیوان ملتے ہیں جن میں ان کی غزلیں شامل ہیں. اس کے علاوہ ان کی ایک اہم کتاب ذکر میر ہے. یہ ان کی خود نوشت سوانح حیات ہے. اس میں میر نے اپنی زندگی کے واقعات اور اپنے دور کے حالات کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے, ایگزام کے لیے یہ نام بہت اہم ہے ایم سی کیوز کے حوالے سے, تو یاد رکھیے گا. میر کے چند اہم اشعار آپ کو یاد رکھنے چاہیے کیونکہ ان سے ان کے مزاج اور شاعری کا رنگ جو ہے وہ سمجھ آتا ہے. جیسے ایک ان کا بہت مشہور شعر ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. اس شعر میں میر اپنے درد کو قدرت کے ذریعے بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ باغ کا ہر پتا, ہر بوٹا ہماری حالت جانتا ہے لیکن جس کے لیے یہ سب ہے وہ گل ہی ہماری حالت سے بے خبر ہے. اس میں عشق کا درد, بے بسی اور محبوب کی بے پرواہی سب کچھ موجود ہے. ایک اور شعر دیکھیے, ہستی اپنی حباب کی سی ہے, یہ نمائش سراب کی سی ہے.
इस शेर में मीर जिंदगी की बेसबाती का जिक्र करते हैं। हुबाब पानी का बुलबुला होता है जो पल भर में बनकर मिट जाता है। ठीक है। शराब वो धोखा होता है जो दूर से पानी जैसा लगता है लेकिन असल में कुछ नहीं होता। मीर कहते हैं कि हमारी जिंदगी भी एक बुलबुले और एक धोखे जैसी है, यानी जिंदगी फानी है, कायम रहने वाली नहीं है। ठीक है। तो इतनी डिटेल्ड बात जो है वो अपने इस छोटे से शेर में बयान कर देते हैं। मीर का एक और मशहूर शेर है कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमार ये दिल ने आखिर काम तमाम किया। इस शेर में मीर इश्क को दिल की बीमारी के रूप में पेश करते हैं। वो कहते हैं कि हर तदबीर उलट हो गई, कोई दवा काम ना आई और आखिर दिल की बीमारी ने सब कुछ खत्म कर दिया। ये अंदाज मीर के इश्क के दर्द को ना बहुत गहरा बना देता है। मीर की शायरी में तसव्वुर गम भी बहुत अहम है। गम मीर के यहाँ सिर्फ एक जज्बा नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का तजर्बा है। उनके यहाँ गम जो है वो जिंदगी से जुड़ा हुआ है। वो गम को महसूस भी करते हैं और उसे शायरी में तब्दील भी कर देते हैं। इसीलिए मीर की शायरी गम की शायरी कहलाती है, लेकिन ये गम कमजोरी नहीं बल्कि शायरी की ताकत बन जाता है। मीर की शायरी का एक और पहलू है तसव्वुर महबूब। मीर के यहाँ महबूब कभी बेपरवाह, कभी दूर है, कभी जुल्म करने वाला है और कभी एक ऐसा मरकज है जिसके गिर्द शायर की पूरी जिंदगी घूमती है। लेकिन मीर महबूब को सिर्फ हुस्न के रूप में नहीं देखते बल्कि उसके जरिए अपने अंदर के दर्द को बयान करते हैं। मीर की शायरी में अवामी जुबान का इस्तेमाल भी मिलता है। उन्होंने ऐसी जुबान इस्तेमाल की जो आम लोग समझ सकें, लेकिन इस आसानी के बावजूद उनकी शायरी मायने के लिहाज से बहुत गहरी होती है। ये मीर का कमाल है कि वो सादा अल्फाज में ऐसी बात कह देते हैं जो दिल को छू लेती है। मीर के बारे में ये भी याद रखना चाहिए कि उनके कलाम में दिल्ली के जवाल का बहुत अहम पहलू है। उन्होंने दिल्ली को उजड़ते देखा था, इसलिए उनके कलाम में शहर की याद, गुजरी हुई शान, बर्बादी और वीरानी का जिक्र बार बार आता है। ये बात एग्जाम के लिए बहुत अहम है कि मीर की शायरी को उनके दौर के सियासी और समाजी हालात से अलग करके नहीं समझा जा सकता। ठीक है। मीर के कलाम की एक और खास बात यह है कि उनमें नफासती गहराई है, यानी वो इंसानी दिल के अंदर के जज्बात को बहुत गहराई से समझते हैं। उन्होंने इंसान के दुख, तन्हाई, चाहत, उम्मीद, मायूसी और बेकरारी को बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। मीर को समझने के लिए ये बात हमेशा याद रखें कि उनकी शायरी में दो बड़े रंग मिलते हैं, एक जाती गम और दूसरा समाजी जवाल। जाती गम से मुराद उनकी अपनी जिंदगी की तकलीफ है, जैसे वालिद का इंतकाल, घर की तंगी, तन्हाई और इश्क का दर्द। समाजी जवाल से मुराद दिल्ली की बर्बादी, हुकूमत की कमजोरी और लोगों की तबाही। इन दोनों पहलुओं ने मिलकर मीर की शायरी को दर्द और गहराई दी है। ठीक है। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि मीर तकी मीर जो हैं वो उर्दू शायरी के अजीम तरीन शायरों में से हैं। उन्होंने उर्दू गजल को दर्द, सादगी, रवानी, सच्चाई और गहराई दी। उनकी शायरी सिर्फ उनके दौर की नहीं बल्कि हर दौर के इंसान की शायरी है। जो शख्स दर्द, इश्क, तन्हाई और जिंदगी की बेसबाती को समझना चाहता है उसके लिए मीर का कलाम बहुत अहम है। ठीक है। एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स आपको ये बातें जरूर याद रखनी चाहिए कि मीर तकी मीर का असल नाम क्या था। उनका असल नाम था मीर मोहम्मद तकी। मीर तकी मीर जो है वो 1723 में आगरा में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मीर अब्दुल्ला था। उन्होंने दिल्ली और लखनऊ दोनों अदबी माहौल देखे। उनकी अहम किताब जो है वो जिक्र मीर है और मीर तकी मीर को खुदाए सुखन भी कहा जाता है। ठीक है। मीर तकी मीर की शायरी की खुसूसियात में सादगी, दर्द, गम, इश्क, तन्हाई, जबान की रवानी और इंसानी जज्बात की सच्चाई शामिल है। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का मुकम्मल लेक्चर मीर तकी मीर के हवाले से। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा मीर तकी मीर को। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कोई
فیڈ بیک دینا چاہیں, کوئی سوال کرنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ کر سکتے ہیں. چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا, اور میرے ویڈیوز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹ تک بھی ضرور پہنچائیے گا. ورچوئل یونیورسٹی کے گروپس پہ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس اپنے مڈ ٹرم کی اچھی پریپریشن کر سکے. میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.